ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इस बीच मार्केट के अंदर तो खैर पूरी तरह से मोमेंटम बना हुआ है और आज 9580 दो बार मार्केट टेस्ट कर चुका है। इन्फ्लेशन के भी आंकड़े आए हैं। इन्फ्लेशन का आंकड़ा बाजार के लिए ठीक है। 2.17 के इन्फ्लेशन का WPI का आंकड़ा आया। 3% से ऊपर की उम्मीद थी कि आ जाएगा, तो कुल मिला के ठीक आंकड़े आते हुए दिखे हैं। इस बीच एक दो और इश्यूज़ भी हैं मार्केट के अंदर। इसमें एक तेजस नेटवर्क का IPO भी आ रहा है। उसकी पहले एक बार आपको डिटेल बता देते हैं। तेजस जो है कंपनी, वो है ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस के अंदर भी है और टेलीकॉम से जुड़े काफ़ी सारे बिजनेस के इसके अंदर है जो कि कामकाज यहाँ पे करती है। और इस पे और ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ कंपनी के CEO मिस्टर संजय नायक हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। संजय जी शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये 250 का जो प्राइस बैंड है ये ठीक है, मेरे को लग रहा है शायद मार्केट इसको तो एक्सेप्ट कर लेगा, प्राइस बैंड तो जस्टिफाई लग रहा है। लेकिन सर मेरे को जो भी रिपोर्ट्स दी गई ना, उस रिपोर्ट में मेरे को दो चीज़ समझ में आई। एक तो आप बहुत ही कंसोलिडेटेड बिजनेस में हैं और जो कंसोलिडेशन है ना 4-5 कंपनीज के अंदर ही रुका हुआ है, जैसे BSNL है, आइडिया है, आपके अच्छे क्लाइंट्स हैं। ये अच्छी बात भी होती है सर, थोड़ा सा चैलेंज भी तो बन जाता है। कोई भी क्लाइंट की ग्रोथ रुक गई, कुछ और दिक्कत आ गया तो फिर आपको भी मैनेज करना पड़ेगा सर उसी के साथ ही। सर इसका जवाब देंगे आप सर मेरे को? हाँ, सबसे पहले जस्ट टू आपको समझाने के लिए हम करते क्या हैं, तो हम लोग ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाते हैं। ठीक है सर। तो जैसे जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है वो हम बनाते हैं। तो जब भी आप कोई हाई स्पीड बैंडविड्थ डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल फोन पर या घर में, तो वो हमारे इक्विपमेंट के ऊपर से जाती है। तो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो अगर आप देखिए, जो आपने क्योंकि बात पूछी है, तो हमारा 2/3 जो रेवेन्यू है इंडिया से आता है और 1/3 है जो कि इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री से आता है। तो हम लोग इन अ सेंस हमारे करीब इंडिया में 8-10 जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, चाहे जो भी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, सारे हमारा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। प्लस अराउंड 60 देशों में, 60 कंट्रीज़ में हमारी एक्सपोर्ट्स हो रही है। तो दुनिया भर में आप देखिए तो ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। और आपने एक तरीके से कहा कि कस्टमर कंसिडरेशन, बट दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर एक बार हमारा इक्विपमेंट कोई ऑपरेटर लेना शुरू कर देता है तो जब तक उनका नेटवर्क बढ़ता है वो लेता जाएगा। तो अगर आप इंडिया में देखिए, अभी हमारा नेटवर्क जो टेलीकॉम में थे सिर्फ वॉइस के लिए थे, सिर्फ अपने टेलीफोन कॉल के लिए थे। अब अगले 10-15 साल में डेटा नेटवर्क बनने वाले हैं, उसमें हमारा इक्विपमेंट जब हाई बैंडविड्थ लेना है, अगर आपको 100 मेगाबिट्स और गीगाबिट्स ऑफ कैपेसिटी बनानी है, वो हमारे इक्विपमेंट से जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप गवर्नमेंट को देखिए, वो भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की जो बैकबोन है वो है ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, और उस एक प्रोजेक्ट का नाम है भारत नेट, जो कि 2.5 लाख गांव जो इंडिया के हैं वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पे हाई स्पीड पे कनेक्ट होंगे। तो अगर आप सरकार को लीजिए, प्राइवेट ऑपरेटर को लीजिए, काफ़ी ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड है। तो जब तक डेटा दुनिया में बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हम बनाते हैं ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, वो बढ़ता रहेगा। प्लस दूसरा फायदा ये है, आपने क्योंकि कहा कि 250-257 रुपए की हमारी प्राइस निकली है, तो 257 रुपए की प्राइस बैंड पर हमें 350 करोड़ के ग्लोबल एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जो कि काफ़ी नामी इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे कोलंबिया है, USA की है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया के प्रेम जी हैं, रिलायंस हैं। दीज आर ऑल कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड, बिकॉज ये इंडिया की पहली टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनी है। अभी तक टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम लोग सिर्फ सर्विसेज में थे। प्रोडक्ट में होता है कि R&D हमारी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी होती है, ब्रांड हमारी होती है। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि प्रोग्रेशन है कि सर्विसेज टेक्नोलॉजी से एक ऊपर लेवल पे आपका इंडियन प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये बेसिकली डिज़ाइन एंड मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है। तो जब भी डिजिटल इंडिया होता है, मेक इन इंडिया होता है, प्लस जितनी भी बैंडविड्थ बन रही है उनमें हमारा इक्विपमेंट की काफ़ी यूज़ होती है। इस तरह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा संजय जी, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता था, ये जो रकम आप जुटा रहे हैं एक्चुअली खर्च एक्सपेंशन पे होगी या फिर कोई डेट भी है आपकी बुक्स पे? तो मोस्ट ऑफ, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी कंपनी हैं, तो जो हम रकम उठा रहे हैं 450 करोड़ की, काफ़ी सारी उसमें R&D पे जाएगी, प्लस करीब हमारी कुछ जो डेट है, तो इसके बाद ये रकम के बाद हम एक डेट फ्री कंपनी हो जाएंगे। तो हमारे ऊपर कोई भी डेट नहीं रहेगा। और तीसरा जो बेनिफिट है कि जब हम इंटरनेशनल जा रहे हैं तो हमारी जो बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो कंपटीशन है वो दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स चाहते हैं कि हम बड़ी बैलेंस शीट के आएँ ताकि हम लार्जर, उनसे बड़े ऑर्डर उनसे उठा सकें। और आज आप देखिए कि इंडिया में हर ही नेटवर्क में हम हैं, बट इंटरनेशनल में भी हमारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। 16 to 17 हम 70% ग्रोथ किए हैं इंटरनेशनल में, प्लस हमारे 60 देशों में हमारा इक्विपमेंट चल रहा है। तो उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है कि इंडियन टेक्नोलॉजी अभी वर्ल्ड में भी जाना शुरू हो गई है।
ठीक है। अच्छा संजय जी, एक और चीज़ है, आपका जो रेवेन्यू विटनेस है, मैंने देख रहा था वो जो CAGR बेसिस पर ग्रोथ है वो करीब 24 से 25% के आसपास के, जो लगातार आप कंटिन्यू भी कर रहे हैं। ये सर आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है इतनी ही CAGR की ग्रोथ, या फिर थोड़ा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे? अभी आप देखिए कि जैसे आप इंडिया की बात कीजिए, हम पिछले 2 साल पहले हमारा करीब 400 करोड़ का प्रोडक्ट रेवेन्यू था और पिछले साल हमारा 850 करोड़ का प्रोडक्ट रेवेन्यू हुआ। तो फंडामेंटल जो ड्राइवर है कि अभी तक जो नेटवर्क्स थे दुनिया में और काफ़ी इंडिया में भी, ये वॉइस कॉल के लिए थे, सिर्फ अपन मोबाइल फ़ोन कर सकते थे। अभी जो डेटा का जो काम है, बैंडविड्थ का काम तो अभी इंडिया में शुरू हुआ है। तो अगले 5-10 साल कम से कम लगेंगे इस नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए। तो अगर आप देखिए कि जो इंडिया में जो बेस स्टेशन हैं, जो सेल्यूलर टावर हैं, सिर्फ 20% बेस स्टेशन पे आज ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन है। तो उन 20% को, जबकि एडवांस कंट्रीज में 80% है। तो आप ये मान के चलिए कि पिछले 15 साल में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे ऑप्टिकल ट्रांसमिशन में, बैंडविड्थ बनाने वाले इक्विपमेंट में, अगले 5-10 साल तक ये कंटिन्यूस रहेगा। तो जब तक दुनिया में डेटा और बैंडविड्थ की डिमांड बढ़ती रहेगी, तब तक हमारे इक्विपमेंट को, बड़े कैपेसिटी के इक्विपमेंट की खरीद रहेगी और डिमांड रहेगी। और ये एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपने काफ़ी उम्दा आंकड़े हमारे साथ शेयर किए और मेरे को उम्मीद है कि निवेशक भी सुन रहे होंगे और इससे काफ़ी हद तक वो प्रभावित भी होंगे जो आप बात रख रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ एक्चुअली आएगी। संजय, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए, और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और उम्मीद करते हैं, आपका नाम तो वैसे कंपनी का तेजस नेटवर्क है, लेकिन आप तेज़ी से ग्रो करें इन द टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद लिस्टिंग में भी तेज़ी से रिटर्न आए। ये हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन, एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट कंपनी फ्रॉम इंडिया, वी रियली फील प्राउड कि भाई इंडिया में अपने खुद के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी भी बन रहे हैं और दुनिया भर में जा रहे हैं। तो धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। एंड मैं आगे भी आपसे उम्मीद रखूंगा कि इस तरीके से हमारी वार्तालाप चलती रहे। बिल्कुल, हमको भी अच्छा लग रहा है कि देश के जो अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, देखिए कैसे आगे बढ़ के आ रहे हैं और वो देश की तरक्की के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। थोड़ा समय की कमी है, ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन शुक्रिया, आगे आपसे ज़रूर बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं। ये तो मैनेजमेंट का व्यू था, क्या एनालिस्ट भी ऐसा ही सोचते हैं? उर्मिल शाह मेरे साथ IDBI कैपिटल के एनालिस्ट हैं, इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। उर्मिल, इस कंपनी में आपको अच्छा क्या दिख रहा है और ख़राब क्या दिखा? हाँ जी, तो जो अच्छा दिख रहा है वो ये है कि ये जो स्पेस में है वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स के लिए जो केपेक्स होना है, ठीक है। मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूँ। मेरे पास ना एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, पहले मैं जरा वो दर्शकों को बता दूं, उसके बाद अभी वापस आ रहा हूँ आपके पास कि FY18 के लिए किसानों को ब्याज पर छूट है। कैबिनेट ने फैसला ले लिया। आज कैबिनेट की एक बैठक है, उसके अंदर एजेंडा था ये, और FY18 के लिए किसानों को ब्याज पर छूट है। ये FY18 यानी कि वित्तीय वर्ष 18 जो भी चल रहा है, उसके अंदर ब्याज पर छूट का फैसला सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। यानी कि उसका ब्याज नहीं देना होगा किसानों को। जो मूल रकम है एज इट इज़ रहेगी। मूल और प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो किसानों को देने पड़ते हैं। उसमें ब्याज पर छूट है, इंटरेस्ट पर छूट है, कर्ज माफी नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, ब्याज पर छूट का फैसला कैबिनेट ने ले लिया। कैबिनेट का फसल पे जो कर्ज पर था उसका छूट का ऐलान है यहाँ पे। तो कैबिनेट की तरफ से फैसला लिया गया है और ये आपको बता दें, और किसानों को सस्ता कर्ज देने के प्रस्ताव को भी यहाँ पे बातचीत हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि पहले स्टेट टू स्टेट ये खबरें आ रही थी, लेकिन अब कैबिनेट यानी कि सेंटर, केंद्र सरकार ने भी ये फैसला लिया कि ब्याज पर छूट मिलेगी किसानों को, और ये FY18 के लिए है। और अभी मध्य प्रदेश में तो आपको मालूम है मंदसौर में क्या हो रहा था, महाराष्ट्र ने भी लिया 30,000 करोड़ रुपए का फैसला। वित्त मंत्री कई बार बोल चुके हैं कि किसानों को स्टेट अपने ही खजाने से कर्ज माफ़ी देगी, लेकिन कैबिनेट की भी जिम्मेवारी बन रही थी। केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए एक बैठक ली। कैबिनेट की बैठक में फैसला हो गया कि जो ब्याज वाला हिस्सा है किसानों को वो छूट दे दीजिए। FY18 में किसानों को ब्याज पे पूरी तरह से छूट मिल जाएगी, और इसके अलावा कुछ सस्ते कर्ज का प्रोविजन भी है जो कि किसानों की तरफ रखा जाएगा। 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रकम हो सकती है जो कि यहाँ पे होगा। इसके अलावा सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपया और खर्च करने वाली है जो कि किसानों को कर्ज के रूप में ही होगा। तो 2-3 अहम जानकारी हमारे हाथ लगी हैं। एक आपको बता दें कि ब्याज पे छूट है,
सरकार नए प्रस्ताव के साथ आई है जो कि किसानों को कर्ज के रूप में अलग अलग तरीके से दिया जाएगा अब, और 20,000 करोड़ रुपया जो स्कीम्स हैं उसमें किसानों की हेल्प के लिए भी जोड़ा जा रहा है। तो सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से आज बड़ा बयान ये आता हुआ दिख रहा है, और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा तक की कृषि सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है जो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ अभी लग रही है। हालांकि अब ये बैंकर्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएगी क्योंकि ब्याज का है और हो सकता है सरकार इसको ओन भी कर जाए, तो 3 लाख तक के कर्ज भी यहाँ पे होंगे और सरकार पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का इससे बोझ आएगा। जैसे हमने कहा कि इसको अलग तरीके से आप देखेंगे तो सरकार 20,000 करोड़ रुपए का रिलीफ दे रही है जो कि अपने ऊपर बर्डन लेके दे रही है। केंद्र सरकार का फैसला है, किसी एक राज्य सरकार का फैसला नहीं है। और आपको बता दें कि अब इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। 3 लाख तक का कृषि लोन भी दिया जाएगा स्कीम के तहत। जो गवर्नमेंट ने नई स्कीम लाई है उसमें 3 लाख तक का एक कृषि कर्ज भी दिया जाएगा किसानों को। तो फिर से 3 चीज़ आपको बेसिक मैं बता दूं। एक तो ब्याज पे छूट है, 3 लाख रुपए का कर्ज है, सरकार पे ब्याज छूट माफ़ करने का जो बर्डन पड़ेगा वो 20,000 करोड़ का है। सरकार मोटा मोटी इस 20,000 करोड़ को अपने ही खजाने से निकालेगी, किसी बैंक पे अभी कोई जिम्मेवारी नहीं डाली जाएगी। राज्य सरकारें जो अपने दम पर कर सकते हैं वो करें। ये केंद्र सरकार का फैसला है। किसानों को एक सौगात कह सकते हैं क्योंकि जो पूरा पशुपेश अभी आपने देखा, कई दिनों से खबरें चल रही हैं, उसका ये फ़ायदा होता हुआ दिखा। FY 18 में किसानों को ब्याज पर छूट का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो एक अहम फैसला, एक अहम खबर सरकार की तरफ से यहाँ पे आती हुई दिख रही है और इम्पॉर्टेंट है ये किसान का जो पूरे मामले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अलग अलग अगर आप डेट जोड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी पहले योगी सरकार ने फैसला लिया, अब फडणवीस सरकार ने भी करीब 30,000 करोड़ रुपए का ये फैसला लिया किसानों के कर्ज माफ़ी का। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा कि वो काफ़ी लीलेंट है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है और जो एक्चुअल किसान हैं उनको राहत देंगे। और इसके अलावा 3 लाख रुपए का एक कृषि लोन किसानों के लिए दे दिया गया है। कर्ज माफ़ी की बात सामने निकल के आ रही है, उसमें ब्याज वाला हिस्सा FY 18 में नहीं देना होगा, ये सामने निकल के आया। टोटल बर्डन 19,000 करोड़ का जो कि सेंटर झेल लेगा, बैंकर्स कोई नहीं टूट रहा इस खबर आने के बाद, लेकिन एक रिलीफ देने की बात ज़रूर सामने आती हुई दिखी है। तो आज एक अच्छी खबर कम से कम किसानों के लिहाज से हमको आती हुई दिखी है। और ज़रा जानकारी भी लेंगे, लेकिन सोमपाल शास्त्री जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं। शास्त्री जी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए और जी बिजनेस को सबसे पहले बातचीत करने के लिए। ये सरकार की जो पहल है ये एक अच्छी पहल है और ये कितना असर दिखाएगी सर एक कर्ज कम करने में जो किसानों के ऊपर प्रेशर बना हुआ है? जी, ये मुझे बताएं कि क्या पहल क्या है। मैं आपके सामने एक बार आंकड़े रख दूं सारे, आप एक बार सुन लेंगे तो फिर आपको ब्रीफ रख दीजिए। हाँ। एक तो 3 लाख रुपए का शास्त्री जी कर्ज की सुविधा देंगे किसानों को, ये कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ है, एक अलग से स्कीम होगी। सरकार ने ये फैसला की FY 18 में जो ब्याज दरें हैं, ब्याज है मूल रकम के ऊपर जो ब्याज होता है वो माफ कर दिया जाएगा किसानों को। ये 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की मूलतः रकम बनती है जो केंद्र सरकार खुद झेल लेगी। राज्य अपने स्तर पे जो फैसला ले सो ले, ये सारे फैसले लिए गए हैं अभी। तो ये अच्छे फैसले समझे जाएं? आप तो आप रहे मिनिस्ट्री के अंदर सर। नहीं, निश्चित रूप से राहत देने वाले हैं और आगे कर्ज सस्ता होगा। परंतु देखिए, कर्ज के विषय में मेरा तो सोचा समझे विचार है बहुत पहले से, और मैं ये बात कहता रहा हूँ कि जहाँ तक ब्याज दर का सवाल है वो तो अपेक्षाकृत बैंक पहले भी कोई बहुत ऊंची ब्याज दर वसूल नहीं करते हैं किसानों से। ठीक है, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो अनौपचारिक ऋण का बाजार है, जो लोगों को लेना पड़ता है, उसमें तो 24 से लेके 36 और 40% तक ब्याज देना पड़ता है। जी, सही कह रहे हैं आप। तो कुछ फौरी राहत और थोड़ी मिलेगी, परंतु ये जो प्रवृत्ति है सरकार की कि जब कोई दबाव आ जाए, आपत्ति आ जाए तो थोड़ी सी राहत दे के किसान का मुंह बंद करें, ये स्थायी निदान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक एक समग्र समेकित ऐसी नीति नहीं बनेगी कि किसान अपनी आय से कमाकर और अपने आत्मसम्मान से रहे और कर्ज को भी आराम से वापस कर सके, ऐसी परिस्थिति कब बनेगी? उसके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? ये छोटा मोटा दे दिया, दाना डाल दिया, थोड़ा शांत हो गया, इससे कोई बात बनेगी नहीं। बिल्कुल आधा अधूरा और एकाकी उपाय है, इससे कोई स्थायी निदान बिल्कुल होने वाला नहीं। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, ये किसानों की सेग्रीगेशन कैसे की जाए?
क्योंकि नॉर्थ के और सेंट्रल इंडिया के किसानों में उनकी इनकम में भी बहुत फर्क है सर। सबको एक किसान की डेफिनेशन के अंदर तो नहीं डाल सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो एग्रीगेशन है ये तो सरकार और भी तरह की, अगर आप इसकी बात करते हैं तो जो CACP का फार्मूला है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का, वो इतना त्रुटिपूर्ण है कि वो क्या करते हैं कि जो किसान कोई भी इनपुट इस्तेमाल नहीं करते, बारानी में ऐसे बीज डाल के छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत होता है उसको खा लेते हैं। ठीक है। और पंजाब हरियाणा जी सर बोलिए बोलिए। सब सम्मिलित है, वो ज्यादा आदान इस्तेमाल करते हैं, उनकी लागत आती है तो उनका एवरेजिंग कर लेते हैं। इसीलिए स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि जो आप एवरेजिंग करके निकालते हैं उसके ऊपर 50% जोड़िए। तो अब ये जो कह रहे हैं तो इन्होंने लिख करके, बार बार कहा जा रहा है, लिख करके ये वायदा में, और मोदी जी सहित सारे बीजेपी के लीडरों ने रोजाना उसको रिपीट किया। अब सुना है कि वो कह रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था, तो इसका मतलब है कि या तो सारा विद्यावादन कर रहा है या ये कर रहे हैं, तो ये फैसला तो करना पड़ेगा। ठीक है शास्त्री जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक नई पॉलिसी खैर होनी चाहिए और समग्र पूरी तरह से किसानों के हित के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। सर शुक्रिया आज समय देने के लिए, जी बिजनेस में अपनी राय रखने के लिए। मैं आपको बता रहा था कि एक नई स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की है ना, जिसमें 3 लाख रुपए का कर्ज किसानों को दिया जाएगा, उसके एक और हिस्सा भी है उसमें, मैं आपको बता नहीं पाया था, अभी मेरे को मिला है कि इस स्कीम में किसानों को जो 9% ब्याज लगता था वो अब 4% की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ये जो अभी आप बैंड देख रहे हैं ना कि 5% की ब्याज की छूट है, ये वही 5% की छूट है जो 9% वाली कैटेगरी थी, उस कैटेगरी को 4% कर दिया गया है। सिराज हुसैन है मेरे साथ, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं। हुसैन जी पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। थोड़ा आपसे समझना चाहते हैं सरकार जो कर रही है, एक तो ब्याज माफ़ कर रही है सर, नई स्कीम लेके आ रही है जिसमें 3 लाख का कृषि लोन सरकार देगी किसानों को, उनकी स्थिति को और सुधारने के लिए, उनको पुख्ता करने के लिए। सफिशिएंट है इमीडिएटली? अभी जब तक कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बनती थोड़ी राहत है? देखिए, मुझे अभी स्कीम की डिटेल्स नहीं मालूम है क्योंकि वो हमने देखी नहीं है, लेकिन क्रॉप लोन पे ऑलरेडी इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है और किसान को सिर्फ 4% देना पड़ता है। ऑलरेडी ये स्कीम है, जो गवर्नमेंट है वो अगर किसान समय पर वापस कर देते हैं लोन तो उनको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है और नेट 4% पड़ता है किसान को। और कई राज्यों में वो 4% भी स्टेट गवर्नमेंट देती है, जैसे मध्य प्रदेश। ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या एडिशनल फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन एक चीज जो अभी तक हम सजेस्ट करते थे नहीं हो सकी थी, वो ये है कि अगर कोई सूखा पड़ता है या कोई आपदा आती है तो किसानों को उस धनराशि पे ब्याज नहीं लगना चाहिए और इंटरेस्ट सबवेंशन मिलना चाहिए तब भी। आप समझ रहे हैं, वो अगर लोन रीशेड्यूल हो जाता है था तो वो इंटरेस्ट सबवेंशन लूज कर देता था किसान। डन सर। तो वो अगर कहीं सूखा पड़ता है या कोई और आपदा आती है तो किसानों को तब भी 4% पे ही मिलना चाहिए, ये हमारी डिमांड थी, लेकिन मुझे नहीं पता आज क्या फैसला हुआ है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, जो भी आपने जानकारी दी काफ़ी अहम थी हमारे लिए, इस समझ के हम काफ़ी सारी चीज़ें इससे। हुसैन जी शुक्रिया आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। अब इस कार्यक्रम से तो इतना ही। किरण शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे साथ रजत जुड़ चुके हैं जो कि डेरिवेटिव मार्केट्स में क्या हो रहा है उसकी हलचल आपको बताएंगे। रजत, बिल्कुल ज़्यादा बदलाव नहीं है, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर विजिबल है मार्केट्स पे और इंपॉर्टेंट ये है कि फेड के डिसीजन से पहले ट्रेडर्स हैं कॉशियस। 9600 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, दिन भर इसके नीचे अब ट्रेड कर रहे हैं, पर 16 अंकों की ही गिरावट है कल की क्लोजिंग के हिसाब से और सेंसेक्स 16 अंक नीचे है, 31,087 के लेवल पे इसमें सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। लेकिन कुछ फटाफट से ऑप्शंस आंकड़े देख लीजिए क्योंकि इनडिसीजन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 9600 की अगर आज कॉल में आप देखें या फिर पुट पे देखें तो वहां पर ओपन इंटरेस्ट सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 9600 की कॉल पुट, जिसमें आज के सत्र में 4 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। प्रीमियम्स कोई ज्यादा छेड़छाड़ है नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है कॉल 9600 की कॉल और यहां पर देखिए, यहां पर भी 6 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। प्रीमियम्स में कोई इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं है, तो ये होता है इनडिसीजन, यानी कि कोई एक तरफा चाल कोई भी ट्रेडर इस समय प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। और अब सारा का सारा जो मूव आएगा मार्केट में वो सिर्फ फेड पॉलिसी बैठक के बाद आएगा, उससे पहले बाजार हो सकता है कि एक नैरो रेंज पे ही कामकाज करता हुआ नजर आए। लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है आज के मार्केट में, जिसमें प्रोमिनेंटली एक स्टॉक इस पे फोकस जरूर रखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज। 12 ब्लॉक डील्स हुई हैं आज इस कंपनी पे,
13.35 और 13.47 के लेवल पे ये सौदे हुए हैं। कुल इक्विटी के 0.1% हिस्से का सौदा हुआ। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज एक इकाई को EIR मिला, उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, आज 1.5% ऊपर है स्टॉक। बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच आज है फार्मा सेक्टर पे। EIL और MCX ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पर आज ट्रेडर्स की ग्रिप पॉजिटिव है। यहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी EIL सुधरने बाकी हैं, लेकिन MCX कमोडिटी ऑप्शन की गाइडलाइंस जारी की है सेबी ने, पॉजिटिव इफेक्ट 2% तेज, और सुबह ही आपको बता दिया गया था फास्ट मनी में कि ये स्टॉक तेज होगा। मेरे साथ सुमित बागड़िया साहब इसमें मौजूद है चॉइस ब्रोकिंग से। सुमित जी नमस्कार सर, मार्केट्स पे क्या कॉल लेके चल रहे हैं, और ये जो अब मैं बड़े इवेंट से पहले बात कर रहा हूँ कि एक रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा कि अगले 1-2 घंटे? हाय, गुड आफ्टरनून रजत जी। यस, एब्सोल्युटली। फिलहाल एक बार मार्केट्स के अंदर बहुत रेंज बाउंड और सीमित दायरे में हमको मूव देखने को मिल रहा है। 9580 निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स टूटे तो शायद 100 से 125 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल सकती है, बट जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक एक बार ये स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें। और यहाँ से अब इमीडिएटली ऊपर 9600 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हुआ तो 9650 तक का मूव हमको देखने को मिलेगा। फिलहाल जो रेंज बनी है निफ्टी की वो 9700 ऊपर में और 9580 नीचे में। चलिए, और साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स भी बता दीजिए कि थोड़ी देर पहले मैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, ये कुछ स्टॉक्स देख रहा था, कुछ ज्यादा बड़ा मूव तो नहीं है लेकिन सरेंडर नहीं किया आज इन सभी स्टॉक्स ने। एक तो निफ्टी बैंक पे आपकी कॉल चाहिए सर, और दूसरा कोई बैंकिंग स्टॉक जो क्लोजली ट्रैक कर रहे हो आप। सेम जिस तरह से निफ्टी के अंदर मूव देखने को मिल रहा है उसी तरह से हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी मूव देखने को मिल रहा है। सीमित दायरे में बैंक निफ्टी घूम रहा है। शायद हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके हमें यहाँ से वापस ऊपरी मूव बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिले। आई थिंक इमीडिएटली बैंक निफ्टी 23,300 का सपोर्ट है, जो कि यहाँ से 100-125 पॉइंट नीचे है। जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक बैंक निफ्टी के अंदर भी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करना चाहिए, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग को होल्ड करना चाहिए, और फ्रेश लॉन्ग भी लिया जा सकता है। और ऊपर में इमीडिएटली 23,600 23,700 के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बैंकिंग स्टॉक्स का सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले 7 से 10 दिनों के अंदर हमने गिरावट देखी, और ये 2 दिनों में गिरावट पॉज करके आज तेजी का मूव दिखाने की कोशिश हो रही है। अगर आज 175 के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा जाता है तो हमें ऊपर में 182 185 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 3 से 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 182 185 बैंक ऑफ बड़ौदा के टारगेट होंगे। चलिए, इसी बीच मनीष मिश्रा साहब मेरे से मौजूद हैं प्रॉफिट यात्रा से। मनीष जी नमस्कार सर, बताइए निफ्टी पे क्या कॉल है आपकी, और एक स्टॉक जो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आप। मनीष जी सुन पा रहे हैं मुझको? तो अपनी कॉल दीजिए निफ्टी पे। हाँ, निफ्टी पे हमें लगता है कि शायद यहाँ से अभी निफ्टी में और थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। यहाँ निफ्टी में हमें लग रहा है 9500 रुपए तक के टारगेट शायद निफ्टी में जल्दी देखने को मिलेंगे। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पे 96 से 40 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें, वो जरूरी है। क्योंकि निफ्टी अगर 96 से 40 के ऊपर जाता है तो शायद वापस से 9700 के ऊपर नए हाईज लगाता दिख सकता है। अच्छा, नेगेटिव ट्रेडिंग की एडवाइस कर रहे हैं आप इंडेक्स पे, तो एक स्टॉक जो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं वो बता दीजिए, क्या वो सेल साइड पे होगा या फिर कोई बाय कॉल आइडेंटिफाई करिए आपने? नहीं, स्टॉक भी सेल साइड पे होगा। यहाँ हम कोल इंडिया को बेचने की सलाह देंगे। अभी लगभग 256-257 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है स्टॉक को यहाँ से अगर बेचा जाए तो 261 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शायद अगले 4 से 5 दिनों में 242-243 रुपए तक के लेवल स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। कोल इंडिया पे नेगेटिव हैं आप, और साथ साथ मार्केट्स पे नेगेटिव हैं। रोहित शिंगरे जी मेरे साथ मौजूद हैं। रोहित जी नमस्कार सर, एक निफ्टी पे कॉल चाहिए आपकी, और एक स्टॉक जो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। जी नमस्कार। देखिए, निफ्टी के अंदर हम लोग बात करें तो एक हल्का सा वीकनेस हमें दिख रहा है इंडेक्स के अंदर, बट आई थिंक अगर एक निफ्टी जो इंट्राडे के डाउन ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रही है, अगर 9600 के ऊपर कोई भी पुल बैक आता है तो एक बार 9645 से 50 रुपए तक के हम लोग को लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एक बार 9600 के ऊपर निकलता है इंडेक्स तो बाय करने की सलाह रहेगी। एक 9575 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, ऊपर की तरफ 9445 के टारगेट के लिए। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करेंगे तो टाटा ग्लोबल काफी अच्छा मुझे काउंटर लग रहा है यहाँ पर कोई जगह डिप आती है 157 158 के करीब तो एक बार बाय करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 162 के टारगेट रहेंगे, 154 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। अच्छा, ये टाटा ग्लोबल मैं भी कल चेक कर रहा था, और सुबह फास्ट मनी में मैंने शामिल भी किया था इस स्टॉक को, टाटा ग्लोबल को, खरीदारी की साइड पे। ये सर एग्रेसिव मूव के चांसेस हैं चाय कॉफी शेयर्स पे जिस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है अभी? देखिए, काफी अच्छा कल पैटर्न काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। आई थिंक वॉल्यूम ब्रेकआउट हम लोग ने देखा था टाटा ग्लोबल के अंदर। मेरे ख्याल में एक बार एक मोमेंट जो है अगर कंटिन्यू रहेगा, अगर मार्केट के अंदर बाइंग आती है तो काफी अच्छा है। ऊपर की तरफ 162 अगर ब्रेक कर जाता है तो 165 के इमीडिएट टारगेट बनते हैं। आई थिंक एक बार मोमेंटम बना रहेगा टाटा ग्लोबल के अंदर, तो एक बार बाय करके चल सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो टाटा ग्लोबल पे आपकी बाय कॉल है, और निफ्टी पे आपकी भी यहाँ पर आप मान रहे हैं कि तेजी बन सकती है। माफ कीजिएगा, 957580 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के तेजी बनाने की सलाह है 966065 के टारगेट्स तक के लिए। लवलेश शर्मा साहब इसमें मेरे साथ मौजूद हैं। लवलेश जी शुक्रिया सर, बताएं एक निफ्टी पे कॉल दे दीजिए, क्या एक कोई डिसीजन है या फिर इनडिसीजन ही ऐसे मार्केट पे रेंज में प्रेडिक्ट की हुई है आपने?
वेरी गुड आफ्टरनून जी। मैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इसमें इस्तेमाल करूंगा। इस समय हम 9610 9600 के काफी कुछ करीब हैं और डेटा के हिसाब से आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लेवल्स जहाँ पे हमको बैंडविड्थ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो 9540 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा ऊपर में लक्ष्य 9660 तक के रहेगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ 9710 तक के आने वाले 2 से 3 दिन में। ये माफ कीजिएगा, ये 9540 है, ये प्रिंट एरर है, लेकिन 9660 का टारगेट रहेगा। एक स्टॉक बता दीजिए जहाँ पर तेज हो सकता है। इंजीनियर्स इंडिया, जैसा कि आपने बताया, आई थिंक ये वन ऑफ द प्रॉमिसिंग काउंटर्स मुझे लगता है। इसमें वोलेटिलिटी वापस आई है और प्राइस में एक रिवर्सल भी है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है आने वाले समय में एक 7% की हम तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरा ऊपर में लक्ष्य 160 से 162 रहेगा, नीचे में स्टॉप लॉस 152 का रहेगा। अच्छा, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इंजीनियर्स इंडिया पे आप पॉजिटिव 160 का टारगेट है, 152 का एक स्टॉप लॉस। तो अभी तक जो कॉल्स आपको बताए गए हैं फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। मैं सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा क्योंकि इंडेक्स पे कॉल लेने इसमें बहुत मुश्किल है, ट्रेडर्स बहुत कॉशियस हैं। फेड पॉलिसी का इफेक्ट देखने को मिलेगा कल सुबह जब हम ओपन होंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक EIL अभी आपकी स्क्रीन पे था, इसके अलावा टाटा ग्लोबल 162 का टारगेट, 154 का एक स्टॉप लॉस इस पर कैरी किया जा सकता है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से निष्ठा से स्मार्ट रिकवरी स्टॉक पे देखने को मिली है। और कोल इंडिया एक और स्टॉक जहां पर बेचकर चला जा सकता है। मनीष मिश्रा मानते हैं कि अब ये 242 तक पहुंच जाएगा, 261 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। लेकिन सुमित, कुछ स्टॉक्स जो आज बज़ कर रहे हैं ना, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी समय बाद इतना स्ट्रांग मूव दे रहा है। और मुझे याद है बहुत सारे व्यूअर्स की क्वेरी भी थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज चलेगा भी इस पूरी सीरीज में। आज चला तो 12 बड़े सौदे हुए हैं इसमें, जिसका इफेक्ट है आज इस स्टॉक पे। तो ये तेजी भी और बढ़ सकती है क्या? यस, एब्सोल्युटली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत दिनों के बाद एक मूव हमको देखने को मिला है और इमीडिएटली ऐसा लगता है कि यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है और स्टॉक यहाँ से 70 से 80 रुपए की तेजी और दिखा सकता है। अभी स्टॉक के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग बन रही है और अगर प्रेजेंट लेवल से बाई चांस 10 रुपए की गिरावट आती है 1340 1335 के लेवल्स तक, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 7 दिन की वीकनेस, 7 से 8 दिन की वीकनेस के बाद आज पहला दिन है जिसने स्टॉक ने 3 दिन की कैंडल को एक ही दिन में एंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। इमीडिएटली स्टॉक के अंदर हमें ऊपर में 1410 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 1310 के एसएल से बाइंग सजेस्टेड है। अच्छा, दूसरा है डॉक्टर रेड्डीज, एक इकाई को EIR मिला है, उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है। आज बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है जिसमें डॉक्टर रेड्डीज हो गया, टोरेंट फार्मा हो गया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो FNO में एक्टिव हैं। कोई कॉल लेना चाहेंगे फार्मा सेक्टर पे आप? डॉक्टर रेड्डी का नाम आपने लिया। डॉक्टर रेड्डी में हमें एक सेम ऐसा ही पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है और लास्ट कुछ दिनों में हमने डॉक्टर रेड्डी में लोअर लेवल से एक तेजी का ही मूव देखा है। आई थिंक डॉक्टर रेड्डी के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग बनती है। डॉक्टर रेड्डी में प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। प्रेजेंट लेवल से बाई चांस अगर कोई छोटी सी गिरावट देखने को मिले तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना चाहिए और यहाँ से देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमें 100 से 125 रुपए का मूव ऊपरी तरफ देखने को मिल सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी को बाय करें। 2600 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 2750 इमीडिएट हर्डल है, उसके बाद 2800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, MCX का चार्ट देख के बताएं जिन्होंने भी पोजीशंस प्लस की हो, क्योंकि कल ये बाजार बंद होने के बाद खबर आई थी कि सेबी ने ऑप्शंस, कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग की गाइडलाइंस जो हैं उनको मंजूरी दी है और अब गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको मंथली चार्ट्स के हिसाब से सर? स्टॉक के अंदर न्यूज आई है और इस स्टॉक के लिए ये न्यूज पॉजिटिव होती है। ये स्टॉक अभी इमीडिएटली 2 से 2.5% ऊपर चल रहा है। 1075 के आसपास ये स्टॉक का अभी लेवल्स है। आई थिंक यहाँ से इमीडिएटली हमें अपटिक देखने को मिलना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ने भी एक बेस बना लिया है और यहाँ से तेजी का मूव ही देखने को मिलना चाहिए। तो आई थिंक फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स होराइजन थोड़ा सा इसमें बड़ा रखना पड़ेगा। 6 महीने से 12 महीने का होराइजन रख के इस स्टॉक में निवेशक बनना चाहिए और प्रेजेंट लेवल्स पे ट्रेडिंग के लिहाज से भी इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हो सकता है शायद हमें 1150 तक के लेवल्स ये स्टॉक के अंदर देखने को मिले। आई थिंक एक बार प्रेजेंट लेवल्स पे इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। अच्छा, एक स्टॉक है BEML, यहाँ पर कंसिस्टेंटली सुबह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, इसमें तेजी की साइड की पोजीशन ज़्यादा क्रिएट हो गई, लेकिन ये पहुंच पाएगा 1400 के लेवल के आसपास या फिर यहीं पर ही थोड़ी ऊपरी स्टोर पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी इन लेवल्स के आसपास? प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ऊपर जाने की क्योंकि ये स्टॉक भी एक अच्छा मूव दिखा रहा है। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और थोड़ा सा हमें पॉजिटिव साइड की तरफ मूव देखने को भी मिल रहा है। आई थिंक BML के अंदर 1340 1345 के आसपास बाइंग बन रहा है। स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 1400 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। जब तक ये 1300 1310 के लेवल दोबारा से नीचे की तरफ तोड़ता नहीं है तब तक इसके अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। इनफैक्ट फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी फॉर इमीडिएट अपसाइड टिल 1390 1400 लेवल्स।
जस्ट डायल, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में इजाफा अक्सर देखा जाता है और उसके बाद प्राइस पैटर्न देखा जाता है कि ये प्राइस पैटर्न तेज है या फिर गिर रहा है, पता लगता है कि शॉर्ट ज़्यादा बन रहे हैं या फिर लॉन्ग। आज 0.25% की तेज़ी जस्ट डायल फ्यूचर्स पे, लगातार कंसिस्टेंटली इसने वन वे ट्रैक पे गिरावट शो करी है, लेकिन आज ओपन इंटरेस्ट बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ा है इसमें। इसका संकेत क्या माने, क्या निचले से पुल बैक के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं जस्ट डायल में अब? देखिए, जस्ट डायल ने जो तेजी दिखानी थी वो दिखा दी, उसके बाद ये वापस वन वे करेक्शन की तरफ आ चुका है। मेरे हिसाब से जस्ट डायल के लिए जब भी कोई डायल करे तो उसके अंदर मंदी के लिए ही ट्रेड करे, क्योंकि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक है। आज पिछले 10 से 15 दिनों से ये स्टॉक ने मंदी दिखाई है, तो ये एक पुलबैक देखने को मिल रहा है। हो सकता है पुलबैक शायद यहाँ से 10 रुपए का और देखने को मिले, बट तेजी एक बार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर 400 का लेवल जस्ट डायल ने ब्रेक किया तो फिर इसके अंदर हमें नीचे में 375 और शायद 350 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जब तक कोई फ्रेश डेवलपमेंट्स नहीं आते स्टॉक के अंदर, कोई पॉजिटिव फंडामेंटल्स चेंजेस नहीं होते, तब तक फ्रेश बाइंग अवॉइड करें, पुलबैक के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें। चलिए, और इम्पॉर्टेंट है आज बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि सुबह से इस ट्रैक कर रहे हैं। इस सेक्टर में न्यूज़ फ्लो बहुत पॉजिटिव है, इनफैक्ट बहुत स्ट्रांग है। बैंक्रप्सी के लिए आरबीआई ने 12 खातों की पहचान कर ली है। इस मामले पर जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बात करते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के चेयरमैन MS साहू ने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए दिवाली हुए कॉर्पोरेट्स के कर्ज का रेजोल्यूशन प्राथमिकता है और उससे डिफॉल्ट की घोषणा जो है वो करना बहुत आसान हो जाएगा। डिफॉल्टर्स के लिए थोड़ा अब मुश्किल हो जाएगा और एनपीएस का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब सिस्टम के लिए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उनका कहना क्या है इस पूरे मुद्दे पे। 12 अपने अकाउंट जो है उसको रेफर कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे एनपीए रेजोल्यूशन करना बैंक्स के लिए कितना आसान हो जाएगा? सुनिए, हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का इरादा है कि व्हेरेवर ए कॉर्पोरेट हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, it should provide a mechanism for a resolution of insolvency. That means that a person, a corporate debtor himself or a financial creditor or a personal creditor goes to National Company Law Tribunal, files an application to establish a default. If NCLT is satisfied that default has occurred, this is admitted and the process starts. The first endeavor, the foremost objective is to resurrect the company, not liquidate. So objective of this code is resolution of insolvency, not recovery, not liquidation. In such cases where it's absolutely impossible to resurrect the company, it will go for liquidation. Today the mechanism is working. 100+ transactions have already been admitted, and these are another 12 cases which will be admitted and process will continue in normal course. तो नॉर्मल कोर्स की आप बात करें तो कितना टाइम लगेगा आपको लगता है कि सारा रिजॉल्व होने में एनपीसी, खासतौर पे कि 2.25 लाख करोड़ रुपए की बात की जा रही है कि इसके अंदर आएंगे? नहीं, 2.25 लाख 5 लाख इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क यह है कि प्रोसेस काम करता है क्या। आईबीसी में सारे टाइमलाइन है। एक टाइमलाइन है फॉर NCLT टू एडमिट ए प्रोसेस, एडमिट एन एप्लीकेशन विद इन 14 days. After it is admitted, the committee of creditors is formed. They get 180 days to come up with a resolution plan. They need to approve a resolution plan with 75% majority in 180 days. And they know if they do not do so, the consequences that will follow. The consequence is that the company will be liquidated. Hence, there is actually a rigid timeline. It's called a mandatory timeline on the part of the committee of creditors to conclude the transaction. Entire process under the IBC is time bound. इस 180 डेज का टाइम जो है वो दिया जाएगा इसके अंदर, तो लगता है कि टाइम ज़्यादा है कम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्या होता है? So now, when you start something new, the timeline could appear a little long, but as the transaction happen, you would find that timelines are actually too long. सर, वन फाइनल क्वेश्चन, आपको लगता है कितना टाइम लग जाएगा बैंक्स को? अभी उनको मिल गया है, ऑर्डर मिल गया है आरबीआई की तरफ से, तो कितनी जल्दी वो लेकर के आ सकते हैं आपके पास? आई वुड नॉट बी एबल टू से दैट बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरनल हायरकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट आई कैन से दैट वंस एप्लीकेशन इज फाइल्ड, NCLT हैज ए डायरेक्टरी टाइमलाइन ऑफ disposing of the application within 14 days.
जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो डिफॉल्टर्स घोषित करना मुख्य एजेंडा नहीं है, मुख्य बात यह है कि स्पीडी रेजोल्यूशन कैसे होता है अकाउंट्स का, वो प्राथमिकता दी जाएगी। और इनफैक्ट आज बैंकिंग स्टॉक्स पे कुछ ज़्यादा हलचल नहीं देखने को मिली, लेकिन बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है। सुमित, एक बार फिर से अगर कोई बैंकिंग स्टॉक प्रेफर करना हो यहाँ पर सरकारी खेमे से, तो कौन सा सबसे बेहतर पिक नजर आ रहा है अभी टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से? देखो पीएसयू में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा ये बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि उसके अंदर हमें एक मूव देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक को सिलेक्ट किया जा सकता है। ये स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली अपटिक दिखाएगा, क्योंकि इसने जो फॉल था उसको पॉज लिया, और पॉज लेके सबसे बड़ी बात ये है कि 2 दिन के अंदर इसने तेजी दिखाई है और लास्ट 2 दिन के हाइज भी इसने ब्रेक कर दिए, तो विच शोज दैट द काउंटर इज गेटिंग स्ट्रेंथ एंड फ्रॉम हियर ऑन वी कैन सी अ गुड अपसाइड मूव। 10 से 12 रुपए की चाल आप पकड़ के चले। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय कर लेना चाहिए। एक कॉल आपकी ओर से सुमित, जो आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं मार्केट्स में अभी। पावर ग्रिड को प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए। पावर ग्रिड अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पावर के स्टॉक्स में हमें एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। आई थिंक स्टॉक यहां से इमीडिएटली 220 तक के लेवल्स दिखाएगा। अगर 220 के लेवल टूटे तो हमें 230 तक का मूव भी देखने को मिल सकता है, बट 220 के टारगेट्स के लिए भी यहाँ बाय की जा सकती है। 210 211 पे बाय करें, 205 का स्टॉप लॉस। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और एफएनओ पे बात करने के लिए, ट्रेडिंग आइडिया शेयर करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट अपडेट होगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस।